आइए दोस्तों, आज एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1 का 6 जून का सेकंड पेपर को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसे 1200 की धनराशि पर 20% ब्याज की दर से 2220 रुपये हो जाएगी। सवाल ये कह रहा है कि 1200 रुपये की धनराशि थी, वो 2220 रुपये हो गई। प्रिंसिपल 1200 था और ये अमाउंट 2220 रुपये हो गया। 2220 रुपये हो जाता है। रेट है 20% रेट के हिसाब से ये 1220 रुपये हो जाता है। तो टाइम बताना है कि कितने टाइम में ये 1220 रुपये हो जाएगा। देखिए, अब प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कराएंगे तो 1020 रुपये ब्याज आ गया आपका 1020। अब 20% रेट है, 20% रेट है तो एक साल में कितना ब्याज मिला? एक साल का ब्याज निकालिए, परसेंट से ये 20 12 दूनी 240 रुपये। 240 रुपये जो है एक साल में ब्याज मिलता है। अब ब्याज कितना मिल रहा है हमको? ब्याज मिल रहा है 1020 रुपये। 1020 रुपये कितने साल में मिलेगा? 240 से डिवाइड कर दीजिएगा। 240 से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा कितने साल में मिलेगा। 10 से 10, 4 से 2 से जा सकते हैं 12 बार, और 2 से 5 बार, 2 से 1 बार, 3 से 4 बार और 3 से ये 17 बार। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 बार 16, तो एक बच गए 4.25। 4.25 जो आंसर है वही आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इसको सरल करना है। देखिए, अब ये सबसे पहले इनमें पहले हम अंडर रूट का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए अंडर रूट एक्स लिखा है, कोई भी अंडर रूट एक्स है। सपोज कीजिए ये अंडर रूट एक्स है। ये नोट थोड़ा आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नोट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका वेट करते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे मान के चलिए अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट एक्स या फिर अंडर रूट एक्स को ही हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स की करनी घात 2। ये दोनों चीज़ें सेम है। ये हम क्यों बता रहे हैं? ये हम इसलिए बता रहे हैं, ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी। जैसे अब हमें ये संख्या अंडर रूट से बाहर लानी है, तो अंडर रूट से बाहर लानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लास्ट के दो अंक हैं, इन 2 अंकों को हम छोड़ के चलेंगे, लास्ट के 2 अंक। अब ऐसा नंबर हम लेंगे कि जिसके स्क्वायर में 4 आ जाए, या तो 8 के स्क्वायर में 4 आ सकता है या फिर 2 के स्क्वायर में 4 आ सकता है। 2 के स्क्वायर में 4 आ सकता है। अब एक ऐसी संख्या हमें लेनी है जिसका स्क्वायर करने पर 33 से कम होना चाहिए, लेकिन 33 से उसका स्क्वायर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखिए 6 ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 5 ले लेते हैं। 5 6 का 36 ज़्यादा हो जाएगा। अब या तो ये 58 का स्क्वायर है या फिर ये 52 का स्क्वायर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 58 का स्क्वायर है फिर 52 का स्क्वायर? तो एक काम करिए, इससे जस्ट अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ रहा है। 5 से जस्ट अगली वाली संख्या 6 थी, उससे गुणा किया तो 30 आया। अब 30 जो है 33 से कम आया, 33 से कम आया, इसका मतलब ये बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 58 का स्क्वायर है। तो पहली वाली का हमने पता कर लिया कि ये वाली जो नंबर था ये किसका स्क्वायर लिखा है? 58 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये जो है 58 का स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ से जो है हमें 58 बार आ जाएगा, ये नंबर मिल गए हमको 58। अब नेक्स्ट, अब इस पर क्यूब रूट। अब देखिए क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, क्यूब रूट में क्या करते हैं कि लास्ट के 3 अंकों को हम छोड़ के चलेंगे, लास्ट के 3 अंक। और एक ऐसा नंबर हमको लेना है कि जिसका क्यूब अगर हम कर दें तो लास्ट में 2 आ जाना चाहिए। अब कौन सी संख्या का हम क्यूब करें कि लास्ट में 2 आ जाए? तो कौन सी? अब जैसे 8 है, केवल 8 का क्यूब 512 होता है, तो 8 के क्यूब में ही लास्ट में 2 आ सकते हैं, तो 2 आ जाएंगे, सॉरी 8 आ जाएंगे यहाँ पे। तो 8 के क्यूब में ऐसा नंबर हमने ले लिया कि जिसके क्यूब करने पर लास्ट में 2 आ जाए, तो 8 आ जाएगा। अब बच गया 21। अब ऐसी संख्या हमको लेनी है कि जिसका क्यूब करे वो 21 से कम होना चाहिए, 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 का क्यूब तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही लेना पड़ेगा हमें। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 21 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ले लिया। अब यहाँ से ये पता चल गया हमको कि ये 28 का क्यूब लिखा था, तो 28 बार आ गए। यहाँ से मिल गया, यहाँ से 58 बार आए, ये 58 का स्क्वायर था, ये 28 का क्यूब लिखा है, तो यहाँ से
हमने 28 को बाहर निकाल लिया। अब फोर्थ रूट पे आते हैं कि जैसे करनी घात 4 दे दी, 6 दे दी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हमने ये जो बात बताई थी, अब इस बात का यूज आ गया कि जैसे हम अगर अंडर रूट निकालते हैं या करनी घात 2 निकालते हैं तो लास्ट में 2 अंक छोड़ते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, लास्ट में 2 अंक छोड़ते हैं। अब यदि यहाँ पे करनी घात 4 लिखा है, करनी घात 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या लिखा है कि 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम 4 को, 2 इंटू 2, और इसके अंदर में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से कि ध्यान से आप देखेंगे कि अब ये बताइए कि जब हम अंडर रूट निकालते हैं, अंडर रूट का मतलब करनी घात 2 निकालते हैं तो लास्ट में 2 अंक छोड़ते हैं, तो यहाँ पे लेकिन 2 बार आ जाएगा, 2 इंटू 2 2 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब हम 2 बार अगर अंडर रूट निकालना किसी संख्या का लगातार, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये किसकी करनी घात 4 लिखी हुई है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ से 58 बार आया, यहाँ से 28 बार आया, इसको साफ साफ लिखते हैं, समझ में तो आ गया होगा। यहाँ से 28 बार आया, ठीक है, ये हमने 28 ले लिया, ये 28 बार आया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे पावर 4 का मतलब ये हमने बता दिया कि 2 इंटू 2 लिखा है, और जब हम करनी घात 2 निकालते हैं तो लास्ट में 2 अंक छोड़ के चलते हैं, तो पहले हम एक करनी घात 2 को सॉल्व करते हैं, तो 2 को सॉल्व करने के लिए लास्ट 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, लास्ट के 2 अंक छोड़ के चलेंगे, लास्ट के 2 अंक छोड़ के चलेंगे। अब ऐसी संख्या कौन सी आएगी जिसके लास्ट में 25 5 आ जाएगा, केवल एक ही संख्या है 5 5 आ गई। अब 506 बचा है। अब ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका स्क्वायर 506 से कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। ऐसी संख्या कौन सी मिलेगी, 24 का तो 576 हो जाएगा, और 23 का 529 हो जाएगा, 22 का 484, तो हमने 22 ले लिया यहाँ पे, 22, ये 22 आ सकता है, 22 आ सकता है कि जिसका स्क्वायर 506 से छोटा है, केवल 22 आ सकता है। अब देखिए 525 आ गया। अभी तो हमने एक बार अंडर रूट निकाला है, तो केवल ये 2 सॉल्व हुआ है, ये 2 सॉल्व हुआ है, अंडर रूट मतलब करनी घात 2 सॉल्व, अभी एक और बचा है, तो एक बार अंडर रूट और निकाल लेंगे। अब 225 का तो वैसे ही निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ से 15 बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसका हमने पता कर लिया, ये किसका स्क्वायर है, ये जो है 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए आप, ये 15 का स्क्वायर है। नोट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सही से, ये 15 का स्क्वायर। अब ऐसे ही पावर 6 निकालनी है, देखिएगा पावर 6 कैसे निकालेंगे, पावर 6 कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये पावर 6 लिखा हुआ है, सॉरी करनी घात 6 लिखी हुई है, करनी घात 6 का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, इंटू में एक्स, अंडर रूट में एक्स लिए। अब पहले या तो आप अंडर रूट निकाल दीजिए या फिर क्यूब रूट निकाल दीजिए, एक बार जैसे क्यूब रूट निकाल दिया तो फिर अंडर रूट निकाल देना, या फिर पहले अंडर रूट निकाल दो बाद में क्यूब रूट निकाल दो, 2 प्रोसेस करेंगे तो ये करनी घात 6 सॉल्व हो जाएगी। चलिए इसको भी देखते हैं, इसको देखेंगे तो सबसे पहले अब हम क्यूब रूट निकाल देते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक को छोड़ के चलेंगे, तो हमने लास्ट के 3 अंक छोड़ दिए। जैसे ही लास्ट के 3 अंक, अब ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 6 आ जाए, 6 ही आएगा। अब बच कितना जाएगा, 4। ऐसा नंबर क्यूब रूट हम निकालने जा रहे हैं जिसका क्यूब 4 से कम आना चाहिए, तो 1 होगा, 1, 16 आ गया, 16 आ गया। अब आपने अभी क्या किया है कि ये अंडर रूट 6, ये करनी घात 6 लिखी थी, इसको हमने 2 गुणे 3 करके लिखा है, यानी कि पहले हमने क्यूब रूट निकाल दिया। अभी ये करनी घात 2 तो बचा है, 2 का मतलब अंडर रूट बचा है, मतलब एक बार अंडर रूट और निकालना पड़ेगा। अंडर रूट निकालेंगे तो 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जब इसकी करनी घात हमने 6 निकाली तो इससे बाहर क्या आएगा, इससे बाहर आ गया आपका 4 आएगा, यानी कि 4 की पावर 6 करेंगे तब ये 40 96 आएगा, ये हमें मिल गया। अब इन सभी को ऐड कर दीजिएगा, बस यही पूछा है, ऐड करिए कितना आता है, सभी को ऐड करेंगे। 8 और 8 16, 21, 21 और 4 5, 2 बच जाएंगे, ये 7, 2 9 और 1 10, 105, 105 आंसर आ जाएगा। ये तीसरा वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। तो मान लीजिए ए बी और सी डी 2 समांतर रेखा हैं और पी क्यू एक तिर्यक छेदी रेखा है, जिसमें पी क्यू क्या करती है, ए बी को बिंदु आर पर और सी डी को बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करती है। यदि बी आर पी दे दिया और डी एस पी दे दिया है इन्होंने, 2x + 13 डिग्री, 3x - 22 डिग्री, सी एस पी बताना है क्या। देखिए सवाल ये कह रहा है कि ए बी और सी डी 2 समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे ए बी और सी डी 2 समांतर रेखाएं, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा पी क्यू है जो काट रही है। अब ये पी क्यू रेखा ए बी को आर पर काटती है और सी डी को बिंदु एस पर काटती है। अब 2 एंगल दे दिए हैं,
दो एंगल कौन कौन से, एक तो बी आर पी कितना है 2x प्लस 13 और 3x माइनस वाई, 2x प्लस 13 और 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, ये दिया है। DSR या DSP, सॉरी DSP, एक एंगल ये दे दिया DSP। अब हमसे पूछा कौन सा वाला एंगल है, पूछा है हमसे CSP, पूछा है CSP, मतलब ये वाला एंगल पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। अब देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं AB और CD, ये एक रेखा PQ उसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये दोनों संगत कोण बन रहे हैं समांतर रेखाओं पर, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो इनको बराबर कर दीजिए। 2x प्लस 13 बराबर 3x माइनस 22। अब 2x को उधर ले जाओ तो केवल x बचेगा और 22 को इधर ले आएंगे तो ये कितना 5 बन जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 आ गया, 35 आ गया। अब 35 आ गया, 35 को यहाँ रख दीजिए, कितना हुआ तो 35 दिया 105, 105 में से यहाँ पे अगर आप 35 रखेंगे x की वैल्यू तो ये 105 आ जाएगी। 105 माइनस में 22 करिए कितना आता है, तो ये 3 बच जाएगा, ये कितना 3 बचेगा और ये 83 आ गया। अब ये एंगल को सॉल्व किया है, ये वाला एंगल 83 आया। अब 180 में से ये 83 माइनस कर दो, ये वाला एंगल आपके पास मिल जाएगा कितना है, तो 83 माइनस करेंगे 80 से, 80 3 और 97 आ जाएगा। ये वाला एंगल आएगा आपका 97 डिग्री। 97 कोई ऑप्शन है तो पहला वाला आपका आंसर बन जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। A² प्लस B² बराबर 111 दे दिया, A इंटू बी दे दिया, A माइनस बी और A प्लस बी की वैल्यू पूछी है, क्या होगा, इनका रेशियो पूछा है। देखिए A माइनस बी और A प्लस बी, इनकी वैल्यू पूछी है क्या होगी। अब हमें पता है कि इन दोनों के स्क्वायर में हमें दोनों मिल जाएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर भी मिल जाएगा और A इंटू बी भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं हमें इनके स्क्वायर में। तो एक काम करिए, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो A² प्लस B² मतलब 111 आ जाएगा, प्लस में 2A इंटू बी मतलब 54, 2A इंटू बी चौगुना आ जाएगा और 111 A² प्लस B² ऊपर माइनस आएगा, इसको माइनस कीजिए, A² प्लस B² माइनस में 2AB और नीचे आ जाएगा प्लस में 2AB, 54 ये आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए कितना आता है, 11 4 3 7 7 बन जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 57 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 5 और ये 6, 165 नीचे आ जाएगा। अब देखिए A माइनस बी और A प्लस बी ये हमसे पूछा गया है, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे उस साइड अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में 57/165 आंसर आएगा, अंडर रूट में 57/165, ये तीसरा वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते, 0.06 और 6 के बीच मध्यानुपाती बताना है, क्या है इनके बीच में मध्यानुपात। देखिए b बराबर में होता है अंडर रूट में AC, ये जहाँ पे b क्या है मध्यानुपाती है। अब b की वैल्यू निकालनी है हमें, तो b बराबर में अंडर रूट में 0.06 गुणा में 6, A और C ये है। अब 36 हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएंगे। b बराबर में अंडर रूट नीचे तो बाहर 10 आ जाएंगे और यहाँ से जोड़ा बन रहा है 6 का, ये 6 बार आ जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.6 आंसर आएगा, 0.6 से ये पहला वाला आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है, पूर्ण संख्या। देखिए पहली पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, ये सवाल बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। इसका मतलब एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इसमें केवल ये जानना चाह रहा है वो कि आपको पूर्ण संख्या होल नंबर पता है या नहीं है। होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से लगातार कंटिन्यूस। अब हमें कितने 13 होल नंबर चाहिए, 0 से शुरू करेंगे तो 12 तक 13 नंबर हो जाएंगे, टोटल 13 संख्याएं हो गई। इनका एवरेज पूछा है। अब एवरेज जब संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में हो उनका एवरेज निकालना हो तो पहली और लास्ट की संख्या को ऐड कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। अब एवरेज कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 कहीं आंसर है 6 आंसर आ जाएगा, तो ये वाला 6 आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर है इस सवाल का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितने प्रतिशत होगा। किसी संख्या का सवाल ये कह रहा है कि पहले किसी संख्या का 50%, फिर उसका 2%, उस संख्या का कितने प्रतिशत है। मान लीजिए हमने संख्या 100 मान ली, अब इस संख्या का 50%,
50% निकालेंगे, इसका कितना आ जाएगा, आधा बन जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इसका 2%, 2%, 2% तो 2×10 यानी कि 100 बन रहा है, परसेंट से 2 जीरो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 आ रहा है। अब ये बताइए कि जो 1 आया है, अब ये इसका जो मूल संख्या है उसका कितने प्रतिशत है, 1 ही प्रतिशत है भाई। 100 का 1 कितना, 1% होगा, 1% होगा तो चौथा वाला आंसर बन जाएगा, चौथा इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल इजी सवाल है, एक भी सवाल इसमें ज़्यादा टफ कोई नहीं पूछे गए। बस इसको कह सकते हैं कि टफ तो ये भी नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इन्होंने नया डिविजिबिलिटी रूल एक तरह से पूछ रखा है, क्योंकि इस तरह से 41 के डिविजिबिलिटी रूल यानी कि प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल अभी तक नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछे जाने लगे। चलिए, तो 41 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, ये पूछ रहे हैं कि 41 से विभाज्य संख्या कौन सी। देखिए, 41 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालेंगे। तो 41 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले ये देखिए कि 41 में से अगर हम -1 कर दें तो ये 40 के करीब आ जाएगा, 10 के गुणनफल के करीब आ जाएगा, 10 के गुणनफल में आ जाएगा, तो ये 40 आ गया। अब 41 का जो बेस नंबर बन गया वो बन गया आपका 4 बन गया। अब क्या करना है कि जो बेस नंबर आया है 4, इससे यूनिट डिजिट में गुणा करना है और यूनिट डिजिट को हटा देना है, और उसको हटाने के बाद बाकी संख्या में से इसको माइनस कर देना है। कैसे करना है, देखिए पहले वाले को देखते हैं। जैसे 78 89 ये इसको चेक करना है, 78 89 41 से विभाजित है या नहीं। तो 4 का गुणा 9 में करेंगे 36 आएगा, इसको हटा देंगे और माइनस यहाँ 36 करेंगे, -36 कर दें। 36 कितना आया, बेस नंबर का गुणा हमने किया यूनिट डिजिट में तो 36 आया, और यूनिट डिजिट को हमने हटा दिया, 36 आ गया, -36 तो ये 2 आ जाएगा, और ये 5, ये 7। अब यही प्रोसेस फिर बार बार करना है। बेस नंबर का फिर 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, -8 करना, यूनिट डिजिट हटा देना है, कितना बच रहा है 15, 7 बच जाएंगे, एक यहाँ 67। क्या 67 41 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये पहली वाली संख्या डिविजिबल नहीं है 41 से। अच्छा, ये प्रोसेस करना कब तक है, ये प्रोसेस आपको तब तक करते रहना है जब तक कि लास्ट में जाके संख्या एक छोटी ना बन जाए, जिसको आप इजीली चेक कर सकें, इतना छोटा नंबर बना लेना। फिर सेम प्रोसेस पर करेंगे, 4 का इसमें मल्टीपल करेंगे और 443 बचेंगे कितने, 443, 443 में से ये 4 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बना है, 739 बन जाएगा, 739। फिर 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 36 आ जाएगा, -36 करिए आप, तो ये 7 बन जाएगा, ये कितना हो गया आपका 4, 37। क्या 37 41 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हटा। अब नेक्स्ट को चेक करिएगा, नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन कितना है, 4 का मल्टीपल 7 में करेंगे तो कितना 28 आ जाएगा, 5 8 85 37, 85 और 37, इसको लीजिएगा 85 37, 85 और 37, 4 का गुणा करेंगे बेस नंबर का तो 28 आया, -28 करिएगा, ये हट जाएगा, 13 8 तो ये बच जाएगा 5, ये 3, ये 2, ये 8। फिर से हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, -20 करिएगा, इसमें से -20 करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, और ये 6। क्या 62 41 से विभाजित है, नहीं है। अब ये बताइए चौथा क्या आपको चेक करने की ज़रूरत है, चौथा जब 3 ऑप्शन 41 से डिविजिबल नहीं है तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि चेक करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बाकी चेक करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये टेस्ट करना है कि ये 41 से है या नहीं है, हम सही बता रहे हैं या फिर गलत बता रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए, बेस नंबर का इसमें गुणा करेंगे 20 हो जाएगा यूनिट डिजिट में, जैसे 20 और 20 799 से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 779, ये बचेगा। फिर से गुणा करेंगे तो 4 9 36, -36 ये हट जाएगा, और ये कितना बच जाएगा आपका 1 बचेगा, और ये 41, देखिए 41 बच रहा है, 41 से 41 डिविजिबल है, तो जो हम यूज कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं भाई, सही तरीका बता रहे हैं, तो ये चौथा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र के वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच में अंतर कितना है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि पिता और पुत्र हैं, एक पिता है और पुत्र है, पिता और पुत्र है। अब ये सवाल ये कहता है कि जो पुत्र की आयु है और पिता और पुत्र की जो आयु है
वो पुत्र की आयु के 4 गुने से 18 वर्ष ज़्यादा है। पिता और पुत्र की दोनों की अगर आयु को हम मिला दें तो ठीक है, ये पहला सब। दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं कि दूसरी कंडीशन में ये कह रहे हैं कि पिता की जो आयु है 5 वर्ष बाद वो पुत्र की आयु के 14 गुने से सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सबसे पहले पिता की आयु बता दीजिए, यहाँ से पिता की आयु कितनी आएगी, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, पुत्र की आयु में 3x + 18 आ जाएगी, ये पिता की आयु आ गई। सेकंड कंडीशन कह रहा है ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बाद तो भाई पुत्र भी बढ़ जाएगा, 5 साल, x + 5 हो जाएगा, और 5 साल बाद पिता कितने को हो जाएंगे, 3x + 23, 18 और 5 23, इतने को हो जाएंगे। अब पिता की 5 साल के बाद की जो आयु, पिता की आयु है का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम है। पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम है, 8 वर्ष कम है। अब ये दोनों कंडीशन बराबर हो जानी चाहिए, तो बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस, इसको सॉल्व करिए, 12 + 12 का मतलब 2, 1, 8 और 1 9, 92 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 14x 70 - 8 62, 14x और ये 70 में से प्लस में 62 ये आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया 12x, 12x को उस साइड ले जाएंगे तो 2x बच जाएगा, यहाँ पे आए 2x ये आ गया, और 62 को अगर इधर ले जाएंगे तो कितना बच रहा है, 30 बच जाएगा, 30 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब भाई x की वैल्यू 15 आ गई। अब पिता और पूछा है पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर कितना है, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2x + 18 का अंतर है, 2x + 18 का अंतर है पिता और पुत्र की आयु के बीच। तो x की वैल्यू 15 है, 15 यहाँ रख दीजिए, 15 दूनी 30, यहाँ पर रखिए, गुणा 15 करके, गुणा 15 कर दीजिए, तो 15 दूनी 30, 30 प्लस में 18 कितना हो जाएगा, 48। 48 साल का अंतर है पिता और पुत्र की आयु के बीच, चौथा आंसर बन जाएगा, चौथा आंसर होगा। देखो ये तो वो तरीका हो गया है कि जिस तरह से आपको अगर पूरे डिटेल में करना है तो, नहीं तो डायरेक्ट भी हम इस सवाल का आंसर लगा सकते थे। पता है कैसे लगा सकते थे, देखिए इतना बिल्कुल करने की भी ज़रूरत नहीं थी, समझिए कैसे लगा सकते हैं। हम पहली लाइन से ही आप आंसर लगा सकते थे इस सवाल का, देखिए कैसे निकाल सकते थे। सबसे पहले इनने सवाल में हमसे ये पूछा, इस लाइन को हम ऐसे ही लिखा रहने दे रहा है, ठीक है। अब इनने सबसे पहले हमसे ये पूछा कि पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर कितना है, तो यहाँ से निकालेंगे हम, पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर आ रहा है 2x + 18 आ रहा है, 2x + 18। अब ये बताइए कि ये जो पहला नंबर है 2x, ये भी 2 का मल्टीपल है, 18 भी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब जो भी संख्या सॉल्व होके आएगी वो 2 का मल्टीपल होगी, 2 का मल्टीपल होगी। अब 2 का मल्टीपल चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा दिख रहा है, पहला वाला तो नहीं है 2 का, दूसरा वाला भी नहीं है, तीसरा वाला नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है चौथा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते थे, क्या ज़रूरत थी हमें इतना सब करने की, हमें इतना सब करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो दूसरा तरीका ये बन सकता था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 112 दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, व्यास 112 है, तो ये बताइए रेडियस कितनी होगी, 56 दूनी 112 होते हैं, 56 रेडियस हो गई। अभ्यास दो तरीके से इस सवाल को भी कर सकते हैं, एक तो पूरा डिटेल तरीके से कर लीजिए और एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रेडियस 56 आ गई, रेडियस 56 आ गई। अब हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr²। अब देखिए 4 गुणे में 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 56 × 56, ये हमने लिख दी, 7 से काटेंगे 8 पर। अब ये कितने हो गए आपके 22 × 88, 88 × 8, तो 8 × 8 64 और 64, ये 4 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 704 में 56 का गुणा और करिए, 56 का गुणा और कर लीजिए, 24 और 42 गुणे में करिए, 42 और कितने 35, 42 और 35, इनको ऐड करिएगा, ये 4 आ रहे हैं और ये कितना फिर से 4 आ जाएगा, फिर ये 4 आ रहा है और ये 6 आ रहा है और ये 9 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। 3 9 6 4 कोई ऑप्शन है, इसका मतलब गुणा में कहीं गलती करेगा। 6 का गुणा करेंगे तो ये 4 और ये 42 गुणा है, 4 5 यहाँ पे 20 आएंगे, ये गुणा में गलती कर गए आप, देखिएगा।
गुणे में गलती कर गए, यहाँ पे सही करेक्ट करिए। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो गुणे में 20 आएगा, ये 20 आएगा और 35 ये आ जाएगा। अब ऐड कर दीजिए, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और फिर ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 39424 कोई ऑप्शन है, 39424 चौथा ऑप्शन है, तो ये चौथा आंसर बन जाएगा। एक तरीका तो था ये करने का इसको, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका सीधा आप 11 का मल्टीपल चेक कर दीजिए, तो इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। 11 है और 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, क्योंकि रेडियस 7 के मल्टीपल में है। देखिएगा, सबसे पहले फोर पाई आर स्क्वायर, जैसे ही आपने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, ये निकालना था, तो इसमें तो 11 बैठा है ना, इसमें 11 बैठा है। अब रेडियस सबसे पहले 11 ही से चेक करेंगे, अगर 11 से काम नहीं बनता तब फिर आगे देखेंगे किससे चेक करना है। तो सबसे पहले 11 से पहला ऑप्शन चेक करिए, ये कितना आ रहा है? 9 12 12 है, और ये कितना आ रहा है? 16 16 में से 12 है तो 4, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट चेक करिए, ये आ रहा है 17 और 3 20 और 11। अब 20 में से 11 है तो ये 9 आ रहा है, 9 11 से डिफरेंस 9 आ रहा है, तो ये 9 भी 11 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरे में चलिए, 15 और 3 18 13 13 18 मतलब 5 का अंतर आ रहा है, तो 5 क्या ये डिविजिबल है? 11 से नहीं है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, 4 और 4 8 और 3 11, 4 और 4 8 और 8 और 3 11 और 9 और 2 11, 11 माइनस 11 जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये डिविजिबल है 11 से डिविजिबल है, चौथा वाला आंसर बन जाएगा, ये चौथा आंसर होगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे। अब सेकंड कंडीशन आपको ये लग रहा होगा, मान के चलिए 2 ऑप्शन अगर कहीं 11 से डिविजिबल हो रहा है तो फिर हम कैसे निकालते, उसको भी हम बता देते हैं कैसे निकालते। तो सबसे पहले तो अगर कहीं 11 से 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रेडियस में देखते हैं ना, अगर रेडियस 56 है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। अब जब आर स्क्वायर आपके पास है तो पाई में तो एक साथ रहता है बटे में, तो एक बार तो 7 कट जाएगा, लेकिन एक बार 7 बचेगा, तो एक बार 7 का मल्टीपल और 11 का दोनों का मल्टीपल अगर हम मिक्स करके चेक कर देंगे तो जो ऑप्शन होगा 2 में से एक हट जाएगा, फिर तो एक बच ही जाएगा आपके पास। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल ए और 224 लीटर तेल बी है, और कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है। प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है, सभी कंटेनर पूरी तरह भरे होते हैं। सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंटेनर का आयतन कितना होगा? देखिए, सुरेंद्र नाम के कोई आदमी हैं, उनके पास 102 लीटर ए प्रकार का तेल है और 224 लीटर बी प्रकार का है। 102 और 224 बी प्रकार का तेल है। अब ये कह रहे हैं कि इनको छोटे छोटे कंटेनरों में किन्हीं में भरना है, तो उन कंटेनरों का साइज बता दीजिए कि क्या हो गई, ये तेल भी पूरी तरह से भर जाए और ए प्रकार का भी तेल पूरी तरह से भर जाए और बी प्रकार का तेल भी पूरी तरह से भर जाए। तो ऐसे सवालों में हमसे ये क्या पूछना चाह रहा है? एचसीएफ पूछना चाह रहा है। इनके जो कंटेनर की छोटे छोटे की जो माप होगी वो इनका एचसीएफ होगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले डिफरेंस कितना आ रहा है इनका? 22 डिफरेंस है। अब एचसीएफ है तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा? क्या अब डिफरेंस होगा क्या? देखिए चेक करिए, क्या 22 से 102 डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 22 तो नहीं है। अब 22 के फैक्टर करिए, 2 गुणे 11। अब 11 से चेक करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन डिविजिबल नहीं है, 11 भी हट गया, बचा कितना? 2। अब 2 से चेक करिए तो पहला वाला भी डिविजिबल हो रहा है, दूसरा वाला नंबर भी डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 लेटर के अगर आप कंटेनर ले लेंगे तो ये ए प्रकार का भी तेल पूरी तरह बढ़ जाएगा और बी प्रकार का भी तेल पूरी तरह बढ़ जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका सेकंड। 2 लीटर का कंटेनर होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन बन जाएगा। ठोस बेलन का आयतन दे दिया है, उसकी ऊंचाई दे दी है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? निकटतम पूछा है इन्होंने। देखिए 58 ऊंचाई है 38, 58 वॉल्यूम है। आयतन अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7। आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, एच की वैल्यू इनने 38 दे दी सवाल में, 38, और ये आयतन आपको 58 दे दिया, 58 और 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आयतन है। आर की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो सबसे पहले 19 से ये 19 या 2 से करना हो, 2 से 19 से कर दो। 19 से ये 2 बार चला जाएगा, 19 से 57 1, 19 9 8 72, 19 8 152। 2 से जाएंगे तो फिर ये 19 बार चला जाएगा, 2 से 19 बार गया। अब कितनी वैल्यू आ रही है आर की? अब 7 का मल्टीपल उस साइड होगा
7 का मल्टीपल कहीं डिविजिबिलिटी में भाग देने में गलती कर ली है क्या? हाँ, भाग देने में गलती कर लीजिए। देखिए ये इतने नहीं आएगा, फिर से काटिए इसको। 19 से अगर काटेंगे तो ये 2 बार और 19 से 3 बार, तो 57 एक बचा, 15 में भाग नहीं जाएगा तो 1 0 आएगा, 308 आएगा। अब 2 से काट देंगे इसको, 2 से 15 बार और 2 से 4 बार और 22 से ये 7 बार। आर की वैल्यू 7 आ गई, आर की वैल्यू 7 आ गई। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा इन्हें। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो 2 गुणे में 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 7 ही है। एच प्लस आर कितनी हो जाएगी? अब 38 + 7, 38 और +7 करेंगे तो 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 का मतलब 45, गुणा में 45 कर दीजिए, इंटू में 45, इंटू में करिएगा 45, ठीक है, इंटू में 2 पाई आर एच प्लस आर, तो इंटू में 45 ये हो जाएगा। अब इनको काट दीजिएगा, 7 से तो ये 7 कट जाएगा। अब देखिए पूरा आपको गुणा नहीं करना है, पूरा गुणा इसलिए नहीं करना है क्योंकि यूनिट डिजिट सभी के अलग अलग हैं। तो जैसे ही देखेंगे यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट निकालिए, 2 दूनी 4 पंचे 20, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। 0 किस में दे रखा है? ये पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है तो पहले वाला आंसर बन जाएगा, तो पहला वाला आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और मध्य का क्रमशः 89.7 और 32 है। आंकड़ा समुच्चय का मध्य बताना है, कितना रहा होगा? देखिए मोड बराबर, मोड का मतलब बहुलक होता है, 3 मीडियन मतलब मध्य का, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन का मतलब मध्य, और ये मध्य ही पूछा है। अब 89.7 और 32 दिया है, मोड दिया है 89.7 और ये मीडियन दिया है आपके पास 32 मीडियन दे दी, तो 3 का गुणा होगा तो ये 6 9 96 माइनस 2 मीन, माइनस फिर 2 मीन। अब देखिए 89.7 96 में से माइनस करेंगे, 2 मीन को इधर ले आइए, 2 मीन इधर आ जाएगा, बराबर। एक काम करिए, दोनों साइड 0.3 ऐड कर दीजिए तो ये 90 बन जाएगा। 96 में से 90 यानी कि ये आ जाएगा आपका 6.3। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 3 बार और 2 से 6 बार, पॉइंट तो यहाँ लगा ही जाएगा, 2 से 3 बार और 2 से 1 बार, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार और 2 से 1 बार, 3.1 कुछ समथिंग आ रहा है। ये पहला वाला कौन सा? ये आंसर बन जाएगा आपका, पहला वाला आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है और अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत बताना है, क्या होगा? देखिए हमने एक बात बताई थी कि इसमें जो है जब भी आपको आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो रियल वैल्यू से फिर हमें कुछ लेना देना नहीं है, सीधा हमने सीपी माना 100, एमआरपी 25% ज़्यादा है सीपी से, तो एमआरपी हो गई 125। छूट दे दी इन्होंने 16% की, 16% की छूट का मतलब कितना होगा? 16% की छूट का मतलब 4 से 4 बार और 4 से 25 बार, 25 पे 4 की छूट मतलब 21/25 में बेचा उसने, 21/25 में बेचा, 25 से 5 बार और 105, 105 ये एसपी आ गई, 105 एसपी आ गई। अब बताइए कितना डिस्काउंट, कितना प्रतिशत लाभ हो गया उसको? 100 की चीज़ को 105 में बेचा है तो 5% लाभ हो गया, 5% लाभ होने का मतलब पहला वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, कराना तो नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, फिर भी करा देते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, प्लस को, तब माइनस को, ये होता है इसमें, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले ब्रैकेट कितना आ गया? 33 आ गया। अब 33 गुणा कितना करेंगे? 4 करेंगे आप, 33 गुणा में 4 करिए, कितना आता है? ये सॉल्व हो गया आएगा 12 का मतलब 2, 12 और 1 13, और ये कितने? 66 माइनस 132 प्लस में 40। अब ये 6 4 10, ये कितना बन जाएगा आपका? 106, 106। अब 32 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 32 में से 6 माइनस करिए तो 26 बच जाएंगे, 26 माइनस के 26, माइनस के 26 कोई ऑप्शन है, ये चौथा वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल,
ये सवाल भी ठीक है, फैक्टर पूछ लिए इन्होंने अब की बार में। x की पावर 4 माइनस 10s² प्लस में 22 को द्विघात बहुपदों के गुणनफल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवालों को कैसे कर सकते हैं, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है। क्या होता है कि सबसे पहले तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ले आइए और उसके बाद a² माइनस b² के स्क्वायर में ले आइए, तभी आप फैक्टर निकाल सकते हैं। बाकी आके आपके पास कोई भी तरीका नहीं है कि आप इनकी फैक्टर बता सकें। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। अब बात यह है कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाएं। तो x की पावर 4 माइनस में 10x² प्लस में 22। देखिएगा अब ये तो a का स्क्वायर पहले वाला तो लिखा है, और ये जो बीच में लिखा है ये a इंटू बी का होल स्क्वायर होगा, 2a इंटू बी होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे x²। अब देखिए ये तो a का स्क्वायर पूरा लिखा है, ये a का स्क्वायर है, ये b है, ये a है, ये b है, और ये तो 2a इंटू बी हमें यहाँ से पता चल गया मिडल नंबर से। ठीक है, अब एक का स्क्वायर तो ये, अब ये भी कैसे पता लगेगा हमें कि ये 2a इंटू बी इसको मानना है। कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा हमें, क्योंकि जहाँ पे आपने ये a मान के चल रहे हैं, आप a मान के अगर इसको चल रहे हैं तो एक तो वेरिएबल हो गया और एक नंबर होगा। ठीक है, इसमें तो एक वेरिएबल और एक नंबर हमें दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिल रहा है, ये वाला a हो गया तो ये वाला 5b हो गया। इसलिए हम एक ऐसे नंबर को सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें नंबर और वेरिएबल दोनों हो, वही आपका 2a इंटू बी होगा। ठीक है, वेरिएबल अकेला होगा वो a का स्क्वायर होगा, और एक आपका ऐसे सवालों में एक आपका न्यूमेरिकल मिलेगा वो b का स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ से ये पता लगा लिया कि 2a इंटू 2a इंटू बी ये लिखा है -10², क्योंकि इसमें नंबर भी है और इसमें वेरिएबल भी है। जहाँ पे नंबर और वेरिएबल आपको मिल जाए समझ लीजिएगा कि आपका जो है वही 2a इंटू बी लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं, तो ये तो a का स्क्वायर पूरा लिखा हुआ है x², लेकिन b के स्क्वायर में क्या है कि प्लस में 3 करने पड़ेंगे तब ये b का स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा। 3 प्लस कर दीजिए तो 3 माइनस भी कर दीजिएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी तो आगे बढ़ेंगे हम। इतनी बात अगर समझ पाए होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इसको कैसे तोड़ते हैं। अब ये a का स्क्वायर लिखा है और प्लस में ये 25 से ये b का स्क्वायर लिखा है, माइनस में 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और माइनस के ये 3 है, ये माइनस के 3 बच गए। अब देखिए हमने अभी कहा था कि आपको ऐसे सवालों में 2 स्थितियां चुननी पड़ेंगी, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके बाद a² माइनस b² बनाना पड़ेगा, तभी आप अब इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, बाकी नहीं निकाल सकते। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकाला, तो देखिए अब थोड़ी देर के लिए हम क्या मानते हैं, x माइनस 5 को a मान लेते हैं, तो जो a माइनस बी a मान लेते हैं x माइनस 5, तो a का स्क्वायर लिखा है, ये माइनस में b है, माइनस में b है, लेकिन इसको b का स्क्वायर लिखना है, तो इसको b का स्क्वायर अगर लिखना है 3 को तो कैसे लिखेंगे, 3 को अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो √3 का स्क्वायर, ये कर दिया। अब दोनों वैल्यू आपको स्क्वायर के फॉर्म में मिल गई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के फॉर्म में मिल गई, दोनों स्क्वायर के फॉर्म में मिल गई, तो a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों उसमें से माइनस कर देते हैं, एक बार अंतर ले लेते हैं, एक बार एडिशन ले लेते हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिएगा कैसे आएगा। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार इसको ऐड कर दीजिए, x माइनस 5 प्लस में √3, एक बार तो ये √3 जुड़ जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, x माइनस 5 माइनस में √3। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन x माइनस 5 प्लस √3, x माइनस 5 प्लस में √3, ये वाला ऑप्शन है, तो ये सेकंड वाला आंसर बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। देखो ये सवाल ऐसे ही हो सकते हैं, बाकी दूसरा तरीका कुछ नहीं है इनको करने का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। एक अलमारी को 34-37 में बेचने पर होने वाला लाभ 33-38 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य हमें बताना है कि कितना होगा। 34-37 33-38, 34-37 33-38 33-38। अब ये वाला भी सेलिंग प्राइस है, ये सेकंड वाला भी सेलिंग प्राइस है, सीपी कहीं बीच में रहा है, यहाँ पर कहीं सीपी रहा। अब देखिए सीपी रहा है, जी कह रहा है कि लाभ 75% है हानि से। 33-38 में बेच रहा है तब तो हमको हानि हो रही है,
तो हानि हो रही है। अब हानि से 75% ज़्यादा लाभ है। 25 4 बार 3 बार, 4 और 3 7, तो हानि हमने मान लिया कि हानि आपके पास हुआ है 4 का, तो लाभ कितना हुआ है? 75% ज़्यादा है, तो 7 का जो है लाभ हुआ है, 7 का लाभ हुआ है। अब देखिए कि सीपी तो यहाँ बीच में सीपी फंसा हुआ है। अब सीपी में +4 -4 करेंगे तभी 33-38 आएगा, और सीपी में हम +7 करेंगे तो 34-37 आएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिफरेंस कितने का हो रहा है? 11 यूनिट का हो रहा है। और सवाल में ये डिफरेंस कितने का हो रहा है? एक काम करिए, इसको भी 38 बना दीजिएगा, इसमें प्लस ऐड कर दीजिए 38 हो जाएंगे, तो 33 सीधे 38 से 38 माइनस 100 में से एक और माइनस 99 का डिफरेंस आ रहा है। तो 11 यूनिट बराबर हम 99 लिख सकते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। एक की वैल्यू 9 आ गई। अगर 4 यूनिट की आपको वैल्यू निकालना है तो 9 का गुणा करना पड़ेगा, ये 36 आ गए। अब सीपी निकालिए, आपके पास कितनी आती है? देखिएगा सीपी कितनी आएगी। सीपी आ गई 33 38 प्लस 36, 33 38, इतने में बेच रहे थे तो 36 की हानि हो रही थी, तो हानि को अगर जोड़ देंगे सीपी आ गई। अब इनका कहने का मतलब है कि 50% लाभ पर बेच रहा है। 50% लाभ का मतलब 3/2, 50% का मतलब हो गया 1/2। अब 50% लाभ पर बेच रहा है तो 3/2 में बेच रहे होंगे, 3/2 में। ऑप्शन पे एक बार नज़र माने कि सभी के यूनिट डिजिट अलग है, तो हमें सवाल को पूरा नहीं करना है, केवल यूनिट डिजिट ही निकाल देना है। देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो 8 और 6 14, 14 ये आ गया, गुणा 3 करेंगे तो ये 4 3 12, 12 आ रहा है। 12 का मतलब 2/2, यूनिट डिजिट ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है। अब जब ये कटेगा तो यूनिट डिजिट आपके पास 1 आना चाहिए। अब बताओ 1 कौन से में दे रखा? केवल सेकंड वाले में दे रखा है, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, उस बिंदु से 250 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जिस बिंदु से इसके टावर के पाद की दूरी 250 मीटर है। उस बिंदु से एक टावर 250√3 ऊंचे टावर का उन्नयन कोण बताना है। एक बिंदु है जो 250√3 इतना ऊंचा टावर है, एक पॉइंट है, यहाँ से इसके पाद की दूरी जो है 250 दे दी। अब इस बिंदु से इस टावर का उन्नयन कोण बताना है, तो हमने मान लिया थीटा। tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, 250√3 बटे में 250, 250 इससे ये कट जाएगा, √3 आएगा। अब tan थीटा बराबर में √3 का मतलब कितना होगा? tan 60 की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री जो है इसका आंसर होगा। साठ डिग्री जो है इसका आंसर बन जाएगा, तो 60 इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल के 10 प्रेक्षणों का औसत 40 से बाद में पता चला कि 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया गया, सही औसत ज्ञात कीजिए कितना है। देखिए 10 प्रेक्षण थे, 10 ऑब्जर्वेशन, इनका एवरेज दे रखा है 40। बाद में ये बात पता चलती है कि 43 की जगह इन्होंने 34 पढ़ लिया। 34, 43 सही था, ये 34 गलत पढ़ लिया। मतलब कितना कम पढ़ा है? 43 की जगह 34 पढ़ा है, 9 कम पढ़ा है। 9 की गलती हुई है, 9 की गलती हुई है, तो योग में 9 की गलती हुई है। एवरेज में कितने की गलती हुई है? तो योग बटे संख्या कितनी है? 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो औसत में कितने की? 0.9 की गलती हुई है, तो 0.9 इसमें प्लस कर दीजिएगा, तो 40.9 आंसर आ जाएगा। सही एवरेज जो आपका आएगा, सही एवरेज 49 पॉइंट कौन सा ऑप्शन है? चौथा, तो ये चौथा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। आशीष के पास 12-18 रुपए हैं, वह अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है। आशीष अरुण और महेश में, उन्हें इसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया कि अरुण महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई है। आशीष ने महेश को कितनी राशि दी है? अरुण और महेश दो लोग हैं, आशीष हैं, आशीष नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके 2 पुत्र हैं अरुण और महेश। ठीक, एक अरुण है, दूसरा महेश है। अरुण और महेश 2 लोग हैं। अब ये कह रहे हैं कि उसने जो 1218 रुपए की जो राशि है वो इस तरह दी है कि 12 वर्ष बाद
महेश की राशि, और 11 वर्ष बाद अरुण की राशि, दोनों की राशियां आपस में बराबर हो जाती हैं। और इन दोनों को इस तरह से 1218 रुपये हैं, ये लीजिए 1218 रुपये, 1218 रुपये को इस तरह से बांट के देता है कि 11 वर्ष बाद और 12 वर्ष बाद दोनों की राशियां बराबर हो जाए। और ये दोनों की राशियां किस पर लगा देता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा देता है। और चक्रवृद्धि ब्याज की रेट दे दी उन्होंने 10%। 10% का मतलब 1/10 पे दे दी। अब ध्यान से देखिएगा, ये बताइए महेश की राशि कितने वर्ष ज़्यादा लगी रही, 1 वर्ष ज़्यादा लगी रही। इसका मतलब महेश को कितने वर्ष का ब्याज ज़्यादा मिला है, तो महेश को 1 साल का ब्याज ज़्यादा मिलेगा, 1 साल का ब्याज ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए 1 साल का ब्याज ज़्यादा मिलाया है, तो 1 साल में राशि हो कितनी जाएगी, 1 साल में ब्याज 10 पे 1 ब्याज मिलता है, तो 10 से 11 राशि हो जाएगी। अब महेश को 10 राशि देंगे और आप अरुण को देंगे 11 राशि। अब ऐसा क्यों किया कि हमने महेश को 10 राशि दे दी और अरुण को 11 दे दी, जबकि 1 वर्ष ज़्यादा तो आपकी महेश की लगी रही है राशि, महेश की राशि 1 वर्ष ज़्यादा रही है, तो महेश की ज़्यादा रही है तो महेश की 11 होनी चाहिए, 10 से 11 हो जाती है राशि। नहीं, ये इसलिए नहीं सही है क्योंकि हमें ये देखना है कि हम महेश को राशि कम देंगे, क्योंकि तभी ये बराबर हो सकती हैं कि इसको राशि हम कम देंगे तो ज़्यादा समय तक लगी रहेगी, ज़्यादा समय तक लगाइए तो इसको कम राशि देना पड़ेगा महेश को, और अरुण को ही कम समय तक लगाई गई है राशि, कम समय के लिए लगाई गई है ब्याज पर राशि, तो अरुण को जो है हम ज़्यादा राशि देनी पड़ेगी, तभी तो इनकी राशियाँ आपस में बराबर हो सकेंगी। पहली बात ये, दूसरी बात 1 ही साल का तो अंतर है ना। अब इसकी 11, इसकी मान के चलिए जैसे अरुण है 11 वर्ष में मान के चलिए इसकी 11 हो रही राशि, तो लेकिन इसकी 12 वर्ष में कितनी हो जानी चाहिए, 12 वर्ष में इसका मतलब इसको 1 ब्याज और ज़्यादा मिलेगा, तो 11 इसकी भी हो जाएगी एक साल के ब्याज के लिए, 1 साल के ब्याज के लिए। तो यानी कि 1 साल अगर इसकी ज़्यादा राशि लगी रहेगी तो दोनों की राशि आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि 1 साल में ये 10 से 11 हो जाएगी राशि। तो इस तरह से अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मोटा ऐसा समझ लिए केवल 1 साल का अंतर है, तो 1 साल में राशि का अंतर कितना जाएगा, तो अगर राशि 10 होगी, राशि 10 है, 1 साल में 1 ब्याज होगा तो राशि 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी, तो बड़े वाले को हम राशि ज़्यादा देंगे, छोटे वाले को राशि हम कम देंगे। मोटा आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये राशि बांट दीजिए आप, दोनों की राशि टोटल कितनी हो रही, दोनों की राशि हो गई 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, 18, 21 यूनिट की वैल्यू। अब इसको काटिएगा, पीटिएगा, देखिएगा 7 से काट सकते हैं, 7 से काट दो, 3 से काट दो, 3 से डायरेक्ट कट रहा है, 3 से ये 4 बार, ये 0, और 3 से 6 बार, 3 से ये 7 बार, 7 से काट दो, 7 से 5 बार 35, 5, 7 से 8 बार 58 आ गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 58, 58 आ गई। हमसे पूछी महेश की राशि, तो गुणा में 58 कर दीजिएगा, 58 जैसे ही करेंगे 580 आंसर आ जाएगा। 580 कोई ऑप्शन है, 580 का ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो ये सेकंड आंसर बन जाएगा। एक तो तरीका था इस सवाल को करने का ये, दूसरा तरीका क्या था, दूसरे तरीके से भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, सीधा ऑप्शन से हिट करेंगे। ऑप्शन से हिट कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा, देखिए इसी सवाल को हम देखते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। राशि, पहले तो राशि बांटना आना चाहिए कि छोटे को कितनी देनी है और बड़े को कितनी देनी है। छोटे वाले की राशि ज़्यादा समय के लिए लगी रही है, एक की राशि जिसको ज़्यादा समय के लिए उसे कम राशि, जिसको कम समय के लिए उसे ज़्यादा राशि। तो ये इन दोनों की राशियों का जो है रेशियो हमें पता चल गया कि अरुण को 11 मिली है तो महेश को 10 मिली है। अब ये बताइए 10 यूनिट की तो वैल्यू निकालेंगे आप, 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी आंसर आएगा आपका, जो भी आपका आंसर आना चाहिए वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 10 का मल्टीपल आप इधर जाएंगे ऑप्शन में कौन कौन से मिलते हैं, महेश का पूछा है, तो 10 का मल्टीपल पहला वाला हट जाएगा और चौथा वाला हट जाएगा, 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे 10 के मल्टीपल में। अब बात यह है कि 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं 10 के मल्टीपल में। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो अब इसको कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है। तो देखिएगा, हम मान लें कि महेश को, पहले वाले को चेक कर लें कि महेश की 10 का मल्टीपल 580 है, तो महेश की राशि मान के चलिए 580 रही है, 580 रही है, तो ये 580 रही है, मतलब कितना गुना है, 58 गुना है, 58 गुना है। अब यहाँ से आप देखिएगा कि टोटल दोनों की राशि कितनी आ रही है, 21 यूनिट आ रही है, 21 यूनिट। एक की वैल्यू 58 है तो 21 की वैल्यू कितनी होगी, 58 इंटू में गुणा कर देंगे, और दोनों की राशि है कितनी, 12, 18 टोटल राशि है,
पूरी राशि कितनी बांटी गई दोनों की मिलाकर 12-18 बांटी गई। अब 12-18 टोटल राशि बांटी गई। अब ये बताइए कि इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो 12-18 क्या आता है, तो गुणा जैसे ही आप इनका गुणा करेंगे तो ये 12-18 आ जाएगा। जब 12-18 इन दोनों का जो है टोटल राशि हमारे पास यहाँ से भी 12-18 आ रही और यहाँ पे भी टोटल सवाल में भी 12-18 दे रखी है, तो आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन में चना मटर के बाजार मूल्य दे रखे हैं भाई, मटर और चना खरीदे हैं 2-3 और उपयोग की गई चीज़ें 4-3 हैं, 2-5-4-3 है। चना और मटर पर किए गए खर्च बताना है। देखिए 2-5-4-3, 2-5-4-3, ये सवाल बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये चना है और ये मटर है और ये कीमत है, मूल्य दे रखी है इन्होंने। 1 किलो कितने की आ रही, चना 1 किलो 2 का आता है, मटर 1 किलो 5 का आता है। और उपभोग कितना हो रहा है आपका, कंजप्शन जो हो रहा है उपभोग मटर का चने का हो रहा है 4 किलो, तो मटर का हो रहा है 3 किलो। अब बताइए, अब आपको खर्च बताना है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो 2 के हिसाब से 4 किलो यूज कर रहा है, 1 किलो 2 की तो 4 किलो 8 की आ जाएगी। 1 किलो मटर 5 का है तो 3 किलो मटर आ जाएगा आपका 15 का, तो 8 और 15 खर्च का अनुपात बन जाएगा। 8-15 कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन बच जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है एक पाई, जबकि दूसरा पूरी तरह से भरे टैंक को 90 में खाली कर सकता है। दोनों टैंक में एक साथ खोल दिए जाए, टैंक का आधा हिस्सा बनने में कितना समय लगेगा। देखिए सीधे सीधे सवाल हैं, इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सीधा देखिए, एक तो 9 मिनट में भर रहा है, दूसरा 90 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, दोनों के समय का गुणा कर दो। अब भरने और खाली करने वाले हैं, भरने और खाली करने वाले हैं तो उनका डिफरेंस ले लीजिए, 81 आ जाएगा और भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 से 9 बार काटेंगे, 9 से ये कितना 10 बार, 10 मिनट में पूरी टंकी भरेगी। लेकिन उन्होंने कहा आधी टंकी कितने समय भरेगी, तो आधी टंकी 5 मिनट में भर जाएगी। आधी टंकी 5 मिनट में भर जाएगी तो ऑप्शन कौन सा आंसर आ जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन बन जाएगा। अगर मान के चलो दोनों भरने वाले होते तो क्या, तो दोनों भरने वाले होते तो टाइम को हम जोड़ के लिख देते। अब एक भरने एक खाली करने वाला, तो टाइम का हमने नीचे डिफरेंस ले लिया। नेक्स्ट सवाल में प्रेक्षणों का बहुलक कितना है। बहुलक का मतलब जो मैक्सिमम सबसे अधिक बार आया है वो संख्या में बतानी। अब इसमें ये देखिएगा कि सबसे अधिक बार 3 को गिनिए कितने बार आ रहा है, 2 3 4 6 7 बार आया है भाई, 3-7 बार आया। 8 इससे ज़्यादा बार आया है क्या, 8 एक ही बार आया है तो ये तो होगा नहीं। 7 से ज़्यादा बार आया होगा, वही आंसर हो सकता है। 7 को गिनिए कितने बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 कितने बार आया है, एक ही बार आया है 4, तो ये भी नहीं है। सबसे ज़्यादा बार 3 आया, तो यही बहुलक है। बहुलक का मतलब सबसे अधिक बार। इस सवाल को भी सरल करने के लिए पूछ लिया है, ये भी आसान सवाल है। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए कि जब एक इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल दे रखे हैं आपको, तो आप चाहें एक इक्वेशन का मान एक वेरिएबल डिपेंड करेगा, बाकी बच जाएगा उसको आप कुछ भी मान सकते हैं, बाकी बचे हुए वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें भी इक्वेशन एक है, 2 वेरिएबल एक्स और वाई दे रखे हैं, एक को छोड़ दीजिए, बाकी बच जाए उसको कुछ भी मान लीजिए। तो हम एक्स को छोड़ते हैं, वाई को हम 0 मान लेते हैं। जीरो क्यों मान लेते हैं, इसलिए मान लेते हैं क्योंकि 0 मानने से हमें ये होगा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो वाई को 0 कर दीजिए, अब वाई तो सभी जगह भाई 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सभी जगह 0। ये कितना आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, पहले वाला आ जाएगा, दूसरा 4x स्क्वायर आ जाएगा, तीसरा वाला कितना आ जाएगा, तीसरा 25 एक्स स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। अब 25 दूनी 50, 54 एक्स स्क्वायर आ रहा है। 54 एक्स स्क्वायर देख लीजिए कौन से में है। तो सबसे पहले बाई तो सभी जगह 0 0 0 0 0 हो जाएगा। 54 एक्स स्क्वायर कौन से में दिख रहा है, तीसरे वाले में जो है 54 एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो तीसरा वाला आंसर बन जाएगा। इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं। अब आइए, मंजीत का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, 6,000 घर पर खर्च कर देता है वो, 10,000 में से हर महीने 3,000 बिजली बिल पे जाते हैं। बाकी धनराशि मासिक बचत है, 1 साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी है। उसने 1 महीने की उड़ा दी। देखिए 10,000 रुपये उसकी टोटल इनकम है, 10,000 रुपये। उसमें से वो क्या करता है कि 6,000 रुपये घर के किराए पर खर्च करता है हर महीने, तो ये माइनस कर दीजिए। बिजली बिल पर 3,000 खर्च करता है, ये भी माइनस कर दीजिए। 6 और 3 कितने, टोटल 9,000 माइनस करेंगे तो हर महीने वो कितना बचा रहा है, 1,000 रुपये बचा रहा है। 1,000 रुपये बचा रहा है।
अब 1 महीने की कमाई भी खर्च कर दी उसने, जन्मदिन का महीना था उस दिन 1 महीने की जो भी बचत थी वो पूरी खर्च कर दी। तो 1000 रुपये यानी कि 1 महीने की बचत खर्च कर दी उसने, 1000 खर्च कर दी। तो टोटल 12 महीने की बचत थी, उसमें से 1 महीने की बचत खर्च कर दी, तो 11 महीने की बचत कितनी आ गई? 11,000 रुपये आ गई। वो टोटल फाइनल बना, बचा कितने रहा खर्च करके? 11,000 रुपये बचा रहा है। तो ये पहला वाला आंसर बन जाएगा। देखिए ये जो सवाल बने हैं ये सवाल बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, ऐसा नहीं है कुछ। आज की स्थिति की कंडीशन यही है कि इनको अगर हम देखेंगे, मंजित को देखेंगे तो इनका इतना हैवी खर्च है, केवल 1,000 रुपये बचत है, उसमें से भी इनने बर्थडे पे उड़ा दिया है। और ये जो सैलरी 10,000 रुपये दी गई है, तो आज जो प्राइवेट सेक्टर है ना आपका, इतनी सैलरी दे रहा है, 10-10 हज़ार में लगे हैं लोग, 5-5, 10-10 हज़ार में, इतने ही में जो है 15,000 रुपये में इतनी सैलरी है, और इतनी सैलरी में लोगों के खर्चे ज़्यादा हैं। ये प्रैक्टिकल सवाल बना है, कोई वैसा नहीं बना। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। एक आयत की लंबाई 5 बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि 5 स्क्वायर घटा दी जाए लंबाई को, चौड़ाई 8 बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 8 बढ़ा दीजिए तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मूल आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए ये सवाल 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो हम इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, उसको आप सॉल्व करते रहना, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है उसको हम नहीं बता रहे, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर ही लेंगे। जो हम बता सकते हैं अपनी तरफ से कि थोड़ा बहुत इसको छोटा किया जा सकता है, वो हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये करें कि लंबाई 5 बढ़ाई और चौड़ाई 7 घटाई। लंबाई को इनने 5 बढ़ाया है, लंबाई को 5 बढ़ा दिया और चौड़ाई को 7 घटा दिया, चौड़ाई को 7 घटा दिया। सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या किया है कि लंबाई को 5 घटा दिया और चौड़ाई को 8 बढ़ा दिया, चौड़ाई को 8 बढ़ा दिया। इस तरह से क्या हुआ कि पहले जो क्षेत्रफल L इंटू बी आयत का जो कुछ भी आ रहा था, और अब जो नया क्षेत्रफल है उसमें 8 मीटर स्क्वायर का अंतर आ गया। 8 मीटर स्क्वायर नया वाला क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन वाला जो क्षेत्रफल है वो पहले के क्षेत्रफल से 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अब देखिए, अब ये 2 इक्वेशन बन के आती हैं, इनका आपस में गुणा करिएगा, फिर इनको आप काटा पीटी करके आंसर ले आ सकते हैं। एक तरीका तो है ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा आपको। अब जो इसमें हम सोच पाए वो हम बता देते हैं कि कितना सोच पाए। चलिएगा, ये हमने बता दिया इक्वेशन कैसे बनेंगे, इनको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा होगा ऐसे। अब देखिए जो हम सोच पाए उस पर बात करते हैं। ये L है और ये B है। पहले तो L को 5 बढ़ाया गया है और B को 7 घटाया गया है। फिर लंबाई को 5 घटाया गया और B को 8 बढ़ाया गया है। इस तरह से पहली वाली कंडीशन में क्या हुआ है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया आपका? 8 मीटर स्क्वायर बढ़ा है, 8 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ा है। और दूसरी वाली कंडीशन में 33 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ा है, 33 मीटर स्क्वायर बढ़ा है। देखिए इनमें करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, सभी का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से -7L + 5 भी आएगा, -7L + 5 भी, और इनका आपस में भी गुणा करना है, तो माइनस के 35 हो जाएंगे, यहाँ पर -35 आ जाएगा। अब ये टोटल 8 स्क्वायर मीटर के बराबर कर दीजिएगा, ये इसके बराबर। ये पहली इक्वेशन हमने डायरेक्ट निकाल दी कि पहली इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन में भी ये होगा, क्रॉस में -5v + में 8L, 8L और -5v, दोनों को गणा करेंगे तो -40। अब इनको बराबर कर दीजिएगा। 33 कितना अंतर आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 33 मीटर स्क्वायर, 33 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, 33 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने पूछा कि मूल आयत का परिमाप पूछ रखा है इन्होंने, कितना होगा? मूल आयत का परिमाप निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? अब ये 2 इक्वेशन है, इनको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर इनको हम जोड़ें तो ये 20 से 20 सीधा कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, और ये आ जाएगा 1L जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो -75 और 8 5 कितने, 8 3 11, 11 41, 41 और 75, 41 75 कितने होगा? 116, 41 75, 5 और 7 4 11, हाँ 116 होगा, 116 मीटर। ये लंबाई आ गई आपके पास, लंबाई आ गई। अब लंबाई को उठा के यहाँ पर रख दीजिए इस इक्वेशन में, ये आ जाएगा। तो 116 × 7 जैसे ही इसमें रखेंगे ये कितना आएगा, या लंबाई को माइनस में 116 × 7 -35, दोनों को उधर ले जाओ तो दोनों प्लस के बन जाएंगे, और प्लस में 8 मीटर स्क्वायर और आ जाएगा 5b,
5b बराबर में 116 गुणे 7, 116 गुणे 7 और प्लस 35 प्लस में 8, 35 41 लिख दीजिए, 8 5 13 3 43 डायरेक्ट लिख दीजिएगा। इसको उस साइड जाके ऐड हो जाएंगे, डायरेक्ट में 43 लिखिएगा, डायरेक्ट में ये 43 आ जाएंगे, 35 उधर प्लस का बन जाएगा, तो 43 ये आ गए। अब देखिए 5 से क्या ये कट सकता है, 5 से तो ये नहीं कटेगा, अभी तो नहीं कटेगा। फिर देखते हैं कितना आता है, 7 3 10 42, 42 का मतलब ये कितना बन जाएगा, गुणा कर लीजिए, 5b बराबर में कितना आता है, इसका गुणा कीजिए कितना आता है एक बार, तो 42 का मतलब 2, 4 7 4 11 का मतलब 1 1 7 और 1 8, 812 ये आ गए। 5b बराबर में कितना 5, ये 5 5 855, 855 ही आ गया। तो 5b बराबर में 855, b बराबर में कितना आ जाएगा, 5 से अगर काटेंगे तो 5 से एक बार 3, 7 बार 5 से एक बार 171 आया। तो एल और बी आ गए 171। अब देखिए सभी ऑप्शन में आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट हम निकाल देंगे, आंसर आ जाना चाहिए। तो आंसर आ जाना चाहिए। अब इसका एरिया कितना, सॉरी इसका पूछा है हमसे परिमाप, परिमाप कितना होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में l प्लस 116 प्लस 171 प्लस में 171, 171 प्लस कर दीजिए, तो यूनिट डिजिट निकालेंगे 6 और 1 7 दूनी 14, 6 और 1 7, 7 गुणे 2 करेंगे तो 14, यूनिट डिजिट कितनी आ रही 14, 14 का मतलब लास्ट की यूनिट डिजिट 4 आ रही। 4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले में दे रखा है, तो पहला वाला ये आंसर बन जाएगा। देखिए आप डायरेक्ट इस तरह से सवालों को कर सकते हैं। बाकी अगर पूरा बेसिक करेंगे तो जो हमने पहले क्वेश्चन बना दी उनको सॉल्व करिए, उस तरह से काफ़ी लंबा जो है सवाल हो जाएगा। हम जितना सोच सके हैं वो हमने आपको बता दिए, हमें उसमें इतना सोच पाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पाइप एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, दूसरा वाला उसे 27 मिनट में खाली कर रहा है। शुरू में ए को 6 मिनट के लिए खोला गया, बी को भी खोल दिया, कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। देखिए 18 मिनट 27 मिनट, 18 मिनट और 27 मिनट, ये ए वाला पाइप है, ये टैंक को भर रहा है, और ये बी वाला जो पाइप है वो टैंक को खाली कर रहा है 27 मिनट में। एक को 6 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए खोला गया, इनका एलसीएम कितना आया 54 आ जाएगा, 18 से 3 बार और 27 से 2 बार। 6 मिनट के लिए इसको खोल दीजिएगा, 6 मिनट के लिए खोलेंगे तो 6 मिनट में ये कितना 18 लीटर भर देगा। और 54 में से 18 अगर चले जाएंगे तो 36 लीटर अभी टंकी बची हुई है। अब बी को भी खोला जाएगा तो ए तो 3 भरेगा, बी 2 खाली करेगा, 1 घंटे में 3 ए भरेगा और बी 1 घंटे में 2 खाली करेगा। टंकी में 1 घंटे में 1 लीटर पानी जाएगा, तो 36 जाने में कितना समय लगेगा, 36 जाने में 36 मिनट लग जाएंगे, 36 लीटर जाने में 36 मिनट लग जाएंगे। तो शेष यही तो पूछा है कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, शेष टंकी को भरने में 36 मिनट का समय लगेगा। 4 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 नींबू खरीदे, 100% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। देखिए 1 रुपये में उसने 6 नींबू खरीदे, ये सीपी है। अगर 1 रुपये में कितने नींबू बेच दे, हमने मान लिया 1 रुपये में x नींबू बेच दे। देखिए अब यहाँ से 1 नींबू की कीमत आ गई, यहाँ से 1 नींबू का विक्रय मूल्य आ गया। 100% लाभ, 100% लाभ का मतलब दुगने में बेच देना चाहिए। अब दोनों विक्रय मूल्य हैं तो बराबर हो जाने चाहिए, 2 से काटेंगे 3 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू 3, तो 1 रुपये में उसको कितने बेचने होंगे 3 बेचने होंगे, 4 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। एक आदमी को 12 घंटे में 753 की दूरी तय करनी है, 753 किलोमीटर है। 2/3 भाग चलते हैं, 2/3 समय में तय करता है, शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। देखिए 753 किलोमीटर है, 753 किलोमीटर, ये एक आदमी 753 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करना चाह रहा है। अब सवाल ये कह रहा है कि 2/3 भाग उसने कवर कर लिया, 2/3 भाग 2/3 समय में कवर किया। अब 2/3 भाग का मतलब 3 में से 2 कवर कर लिया है, तो बचा कितना 1, मतलब दूरी बची हुई है 1/3। इसी तरह से समय 3 में से 2 यूज कर लिए, बचा कितना 1, समय बचा हुआ है 1/3। अब दूरी बताइए कितनी बची हुई है, 3 से काटेंगे तो 3 से 2 बार 6 आएंगे और 3 से 5 बार
15, 6 15 और 3 से एक बार 251 किलोमीटर दूरी बची हुई है। समय कितना बचा है? 3 से काटेंगे तो 4 घंटे समय के बचे हुए हैं। स्पीड निकालनी है, दूरी बटे समय, 251 बटे 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 6 बार चले जाएंगे, 24 और 1 बच जाएगा, तो 4 दूनी 8, 62 पॉइंट कुछ है। ये दूसरा वाला आंसर बन जाएगा, सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल में चलिए, लास्ट सवाल बचा हुआ है कि डब्लू ने 37 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चले हैं 370, 390 और 720। 370, 390 और 720, 390 और 720, ये दूरियां इन्होंने कवर की हैं। डब्ल्यू नाम के कोई व्यक्ति हैं। औसत चाल पूछी गई है 37, 5, 8, 37, 5 और 8, इतनी स्पीड से ये कवर की। देखिए 37 से काटेंगे तो यहाँ तो 10 घंटे में कवर की है इसने पहली दूरी, और दूसरी वाली दूरी 5 से गए 2 बार, 2 का गुणा 39 में करेंगे, 18 का मतलब 8, 78 आ जाएंगे, 78 घंटे। 78 घंटे 390 किलोमीटर दूरी तय करने में, 8 9 72, 90 घंटे यहाँ पे लगे उनको, 90 घंटे यहाँ पे लगे। अब टोटल इनको ऐड करिएगा, ये कितने आते हैं? देखिए सभी को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 9, 16, 16 और 1, 17, 178, 178 घंटे लगे हैं टोटल। औसत चाल निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय पास हमारे पास 178 घंटे हैं, टोटल दूरी बताइए कितनी आती? 0 0 0, 1 0 आ जाएगा, और 11 2, 9 और 2 11 है, और 7 18 आ रहे हैं, मतलब 8 1 8 11 11 और 3 14, 14 से 80 किलोमीटर टोटल दूरी है, 14 से 80 किलोमीटर कुल दूरी बटे कुल समय। अब काटा पीटी करिएगा, अगर कट सकते हैं 2 से कट सकते हैं, 2 से 8 बार और 2 से 9 बार, 16 और 9 बार, 2 से 7 बार, 2 से 4 बार और 0। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप भाग मत दीजिएगा, सीधा ये देखिएगा कि इनको हम अगर सॉल्व करें तो ऊपर एक 0 आ जाना चाहिए। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो 8 गुणे 9 72, 72 मतलब यूनिट डिजिट 2 2 और 8, तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, मतलब इसमें हमें 0 मिल रहा है, इसमें 0 मिल रहा है, पहले बारे में तो हमें 0 मिल रहा है, तो पहले ही आंसर हो सकता है। बाकी और भी चेक कर लीजिए। 8 72, 2 7 और 2 9, ये वाला नहीं है, इसको करिए। 81 और 1 2, ये भी नहीं है, और 90 90 81 और 1 यहाँ पर लास्ट में 1 आएगा, ये भी नहीं है। तो यानी कि पहले वाले ऑप्शन को हम अगर सॉल्व करेंगे तभी हमें ऊपर 0 मिल सकता है, तो वही वाला आंसर हो जाएगा, तो ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। 89 देखो सभी के नीचे थे, कॉमन था 89। तो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट नहीं, अब इतने ही क्वेश्चंस थे टोटल, ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हुआ। अगले पेपर को लेके हम फिर से आएंगे दोबारा, ठीक है? नेक्स्ट अगला जो भी पेपर होगा उसको भी लेके आएंगे।